This show is sponsored by Narayana Medical College and Hospital. इंसान की बारीक शारीरिक संरचना में सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है उसकी आंखें। यह आंख ही होती है जो ईश्वर की बनाई खूबसूरत प्रकृति का अनुभव इंसान को करवाती है। लेकिन बीते कुछ दिनों में देखा जा रहा है कि आंखों से संबंधित समस्याएं इंसान की परेशानी का एक बड़ा सबब बनी हुई हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हम आए हैं शंकरा कार्तिक नेत्रालय, जहां पर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नेहा सक्सेना। आज उनसे बात करेंगे। मैम, आंखों की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, क्या लगता है क्या कारण है इसके पीछे? बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे बड़ा कारण तो प्रदूषण, पॉल्यूशन ही है, जिसके कारण मुझे लगता है बच्चे पैदा हो रहे बच्चे उनमें भी बहुत सारी एलर्जीज़ हो रही हैं। फिर दूसरा कारण है स्क्रीन, तरह तरह के स्क्रीन, मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, आईपैड हो, टीवी भी हो। तो जितना आपके नए नए तरीके के स्क्रीन और उसका समय, बच्चे आजकल फ़ोन पे लगे रहते हैं घंटों, तो ये सारी चीज़ें हैं। और भी चीज़ें जो अवेयरनेस है, खैर अब पहले से तो लोग ज़्यादा अवेयर हैं, लेकिन हाँ अभी भी जो नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, जैसे कि मैंने एक आधे एग्जांपल आपको बताई, फ़ोन है, ये सब चीज़ें बहुत परेशानियां खड़ी कर रही हैं आँखों के लिए। देखिए, आपने फ़ोन की बात की। आज ये आम समस्या है कि बच्चे जो होते हैं फ़ोन से ज़्यादा उनका जुड़ाव होता है, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस की बात की जाए या बहुत सी ऑनलाइन जानकारियाँ भी वहाँ पर मिलती हैं गूगल के थ्रू और अन्य जो माध्यम है उनके थ्रू। तो इससे बचाव कैसे किया जा सकता, क्या किस तरीके से बच्चों को मैनेज किया जाएगा? देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी में ये तो नहीं कहूँगी कि बुरी है, सबके अपने फ़ायदे नुकसान होते हैं, है ना। जैसे हम अगर कोई ऑपरेशन भी करते हैं तो हम उसके फ़ायदे नुकसान बताते हैं। तो हर एक टेक्नोलॉजी के अपने फ़ायदे नुकसान हैं। तो फ़ायदे तो आप सबको पता है, नुकसान में ये है कि अगर आप उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, एक्सेस, तो आपकी आंखों में प्रॉब्लम होगी। अब उसको सॉल्व कैसे करें? काम तो करना है। बहुत से लोग हैं जो IT में हैं, उनको कंप्यूटर पे बैठना ही है, उनका वर्क हैज़ार्ड है, उनका काम ही उसी पे। तो उसमें आपको कुछ प्रिकॉशंस, कुछ परहेज़, कुछ सावधानियां बरतनी होगी। जैसे कि अगर आपको पता है कि आपको 12 घंटे के कंप्यूटर पे बैठना है, तो हर 20 मिनट आधे घंटे में आपने एक ब्रेक लिया। ब्रेक मतलब कि एक 20 सेकंड का ब्रेक, आंख बंद किया, थोड़ा सा गोल घुमाया, थोड़ा दूर देखा, आपने आंख को आपने एक रिलैक्सेशन टाइम दिया। फिर होता है ब्लिंक करना। कई बार जब हम बहुत कंसंट्रेशन से कुछ काम कर रहे हो तो हमारी पलक चलना बंद हो जाती है, कम हो जाती हैं, उसके कारण और ज़्यादा सूखापन बढ़ता है। तो हमें ये कॉन्शियसली ध्यान में रखना है कि हाँ भाई, अगर हम स्क्रीन पे काम कर रहे हैं तो हमको ब्लिंक करते रहना है ना। AC के डायरेक्ट सामने नहीं बैठना है, पंखा बहुत तेज़ नहीं चलाना है। ये सारी चीज़ें ह्यूमिडिटी जो हवा की और कम कर देती है और उससे और सूखापन बढ़ता है। ये छोटी छोटी चीज़ अगर हम ध्यान में रखेंगे तो फिर हम उस टेक्नोलॉजी को भी अच्छे से यूज़ कर पाएंगे और अपनी आँखों को भी बचा पाएंगे। अभी आपने एक बात कही पॉल्यूशन को लेकर, प्रदूषण को लेकर। तो पॉल्यूशन तो एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान को रोज़ाना रूबरू होना होता है, उससे बचाव कैसे हो सकता है? उसके लिए तो हमें अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा। पॉल्यूशन के लिए तो लोगों को समझना पड़ेगा कि भाई अपनी गाड़ी का हमेशा चेकअप कराएं। भाई जैसे आँख का चेकअप है, गाड़ी का भी चेकअप है। तो पॉल्यूशन कैसे रोकना है, उसके लिए तो सरकार भी बहुत अवेयरनेस फैला रही है कि भाई आप कचरा इधर उधर ना फेंकें, जलाना नहीं है, कैसे उसको डिस्पोज करना है।
तो गाड़ी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी पेड़ लगाना है भई। आप अपने घर में इधर उधर सब जगह गार्डन बनाइए, पेड़ लगाइए। तो ये सारी चीज़ें, तो पॉल्यूशन तो एक ग्लोबल ही प्रॉब्लम है और उसको कैसे सॉल्व करना है उसके लिए सरकार भी मदद कर रही है, लोगों को भी जागरूकता लानी होगी। तो ये तो आपका मतलब आप इसमें माध्यम बनिए और आप फैलाइए कि भाई गांव-गांव में हर जगह लोगों को ये पता हो कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, प्रदूषण को कैसे रोकना है। कहते हैं ग्रीनरी आंखों के लिए बेहद फायदेमंद होती है, कितना सही? ग्रीनरी ऐसा देखिए सूदिंग इफेक्ट होता है। आप अगर देखें हमारे हॉस्पिटल का कलर कोड भी ग्रीन ही है, तो एक सूदिंग इफेक्ट होता है। बट ये है कि हाँ, पोल्यूशन कम रहेगा तो आंखों की एलर्जीज जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा हो रही हैं, वो कम हो जाएंगी, है ना। आप किससे एलर्जी हो रही है इंडिया में, ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है। इतनी सारी चीज़ें, इतने केमिकल्स, इतना सब कुछ हवा में है आपके। अगर आप देखें जाड़ा आते ही सांस लेना मुश्किल हो जाता है। बाहर अगर आप देखें कोहरा धुंध इतना ज़्यादा होता है, ये समझ में नहीं आता कि वो कोहरा है या वो प्रदूषण है। आजकल अगर आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए मना कर देंगे कि भाई सुबह इतना ज़्यादा कोहरा और धुआं मिला होता है कि वो आपके लिए एक्चुअली हार्मफुल है, जो कि किसी समय में लोग एडवाइस किया करते थे कि नहीं आप करिए। तो ये सारी चीज़ें हमें ही समझनी होगी कि हम कैसे इसको भाई ओवरकम करें। हम अपने में ही बदलाव इंसान के अंदर पहले आना चाहिए। हम अपने में बदलाव लाएंगे तभी तो हम सामने वाले को बोलेंगे। देखिए, बात अगर आंखों की बीमारियों की की जाए तो एक सर्टेन एज के बाद तो ये दिखता है कि हाँ एज हो गई है, आंखों में समस्या हो सकती है, आई साइट कम हो सकती है। लेकिन आजकल बच्चों में देखा जा रहा है कि एक कुछ इचिंग, एक आंखों में इचिंग होती है, आंखों में लालामी आ जाती है। ये किस कारण से हो सकती है? ये वही एलर्जी है और कुछ सूखापन भी है। बहुत देर बच्चे फ़ोन पे गेम खेलते रहते हैं, ध्यान नहीं रहते हैं। अब पेरेंट्स भी बिज़ी हो गए हैं। अगर माँ बाप दोनों ही वर्किंग हैं, उतना समय नहीं दे पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं कि भाई बच्चे बहुत देर फ़ोन पे लगे हुए हैं या आईपैड पे लगे हैं या कंप्यूटर पे बहुत देर खेल रहे हैं, आपने उनको नहीं रोका, तो ये सारी दिक्कतें तो होंगी ही, है ना। उसको हमें कम करना होगा। एलर्जी के लिए तो भाई अब मैंने बताया ये प्रदूषण ही है। और क्या, आप भाई जब भी घर से बाहर जाएं और फिर वापस आते हैं तो अच्छे से आँख की सफाई करिए। पानी भी आजकल इतना ख़राब हो रहा है कि कई बार आप जो नॉर्मल टैप वाटर से आँख धो रहे हैं उससे भी आपको सूखापन हो रहा है। तो भाई फ़िल्टर्ड पीने वाले पानी से आँख धोइए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, स्पेशली बच्चों में उनको गाइड करना होगा। अगर बच्चे बहुत ज़्यादा आँख रगड़ते हैं तो उससे भी एक कुछ नई परेशानियाँ डेवलप हो जाती हैं। पुतली का शेप चेंज होने लगता है, चश्मे का नंबर आने लगता है। तो ये हम एज ए पेरेंट हमें ही ध्यान रखना होगा कि भाई बच्चा अगर ये कर रहा है तो हम उस पर ये ध्यान दें कि हम उसको ज़्यादा देर के लिए फ़ोन ना दें। उसका टाइम अगर आप किसी से चीज़ वो छीनोगे कि नहीं तुम्हें नहीं करना है, तो वो और ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। तो हमें उन्हें किस तरह से हैंडल करना है कि अच्छा ठीक है, अगर आपको फ़ोन देखना है तो ये 20 मिनट के लिए मैंने आपको फ़ोन दिया, उसमें आपने टाइमर लगाया, आप 20 मिनट खेलो, हम दे रहे हैं, उसके बाद आप हमें फ़ोन दे दो। ऐसे ही अगर जैसे अब तो बहुत सारे स्कूल प्रोजेक्ट भी आपके लैपटॉप डेस्कटॉप पे होते हैं, तो हमें ये बच्चे को एजुकेट करना है कि ठीक है आपको बहुत देर करना है तो 20 मिनट आधे घंटे के बाद आप थोड़ा सा आँख बंद करो, थोड़ा रोलिंग आई मूवमेंट करो, थोड़ा सा दूर देखो, ताकि आपकी जो पास की मसल्स इतनी देर तक देख के कंप्यूटर स्क्रीन पे थक गई हैं, उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन टाइम मिले। ये तो बात हुई बच्चों की। बड़ों में देखा जाता है, बढ़ती उम्र में देखा जाता है कि मोतियाबिंद, कैटरेक्स या ग्लूकोमा जैसी समस्याएं काफ़ी ज़्यादा आती हैं। तो उनसे ये किस कारण से होता है और उससे कैसे बचाव किया जा सकता है? मोतियाबिंद के तो कई सारे कारण हैं। जो सबसे कॉमन कारण है वो है एजिंग, है ना। एज रिलेटेड चेंजेस हैं। जो लेंस पहले क्लियर होता है हमारी आँख में पैदा होने के बाद, वो धीरे धीरे उम्र के साथ वो हेजी हो जाता है, उसमें मैलापन आने लगता है और जैसे जैसे वो मैलापन बढ़ता है रोशनी हमारी कम होने लगती है। तो अब अगर इस स्थिति में हैं आप, या फिर सामने से लाइट, ज़्यादातर जो मेल्स, एक्टिव मेल्स जो ड्राइव कर रहे होते हैं उनकी कंप्लेन होती है लाइट हमें ज़्यादा चमक रही होती है सामने से, हमें बिल्कुल चौंधियापन होता है और रात में ज़्यादा दिक्कत होने लगी है। तो ये भी कुछ अर्ली सिम्टम है कैटरेक्ट की, जिसमें कि हमें पता चलता है कि हाँ ये सारा दिक्कत हमें शुरू हो रही हो सकता है हमें मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद के इलाज में तो उसका ऑपरेशन ही है, और जब लगे कि आपको दिक्कत हो रही है तो उसको डिले ना करके आप उसको करा लें। पहले का ये कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि मोतियाबिंद पकने का इंतज़ार करना चाहिए और उसके बाद उसका ऑपरेशन कराना चाहिए। गलत। पहले और अब में बहुत फ़र्क आ चुका है, मशीनों में, तकनीकी में, करने के तरीके में, है ना, सब चीज़ों में फ़र्क आ चुका है। अब हम वो कॉन्सेप्ट नहीं रहा कि मोतियाबिंद हम पकने का इंतज़ार करें और फिर हम उसको करें, उसमें आपको परेशानी बढ़ सकती है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के भी जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और रोशनी के भी जो चांसेस होते हैं वो हम मरीज़ को बता नहीं सकते भी कितनी आएगी। जब आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो हमें भी पीछे कुछ नहीं दिख रहा है कि क्या है, तो इसलिए पकने का इंतज़ार करने का तो नहीं बोलते हैं। जब आपको लगे हमें अब दिक्कत हो रही है तब आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराएं।
ग्लूकोमा को लेकर किस तरीके से, ग्लूकोमा भी बहुत आम बीमारी होती जा रही है लोगों में, तो उसका इलाज कैसे या बचाव कैसे? ग्लोकोमा के लिए, या जिसको हम काला मोतिया या समलबाय बोलते हैं, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है अवेयरनेस, है ना। अवेयरनेस होना चाहिए कि भाई अगर हमारे परिवार में किसी को समलवाए रहा है या हमारा चश्मे का नंबर बहुत बड़ा रहा है तो हमको जल्दी चेकअप, एक रूटीन चेकअप कराते रहना चाहिए। ये कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, अगर परिवार में किसी को समलवाए रहा हो तो आपको होने का चांस रहेगा, तो आप अपना ही जागरूक रहें और जाके दिखाते रहें किसी भी एक नियरेस्ट किसी आँख के डॉक्टर को जो समलवाए देख सकता। आप अपना प्रेशर चेक कराएं, कुछ टेस्टिंग होती है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो करने को करते हैं। लेकिन हाँ, जिसको रिस्क फैक्टर हो, जैसे कि बहुत बड़े चश्मे के नंबर वाले जो लोग हैं वो हैं, जिनको परिवार में कोई समलवाए की हिस्ट्री रही है वो है, चोट लगी आँख रही वो है, या अक्सर जिनको डायबिटीज़ बिल्कुल बहुत ज़्यादा रहता है, कंट्रोल नहीं रहता है वो है, आँख में पहले कभी सूजन रही हो, बार बार सूजन होती रही हो, तो ये सारी चीज़ें समलबाय होने के चांसेस को बढ़ा देते हैं। तो ये लोग स्पेसिफिकली, इन जनरल इंडिया में दूसरा मोस्ट कारण मतलब सबसे कॉमन कारण जो रोशनी की कमी का है मोतियाबिंद के बाद, वो समलबाय ही है। तो जो लोग 60 के ऊपर हैं उनको तो वैसे ही नॉर्मल रूटीन चेकअप एक कराते रहना चाहिए हर 6 महीने साल भर में, और जिनको ऐसे कुछ रिस्क फैक्टर हो अपना 40 साल के ऊपर में भी करा सकते हैं। अर्लीस्ट जो हम स्क्रीनिंग बताते हैं वो 20 साल के ऊपर भी बताते हैं। अब तो समलबाय मतलब बच्चों से लेकर के बड़े तक में ही देखा जाता है, लेकिन एक रूटीन चेकअप उसको जल्दी पकड़ सकता है। इसमें परेशानी ये है कि जो रोशनी चली गई या जो फील्ड आपका देखने की क्षमता जो आँख की है वो कम हो गई, वो हम वापस नहीं ला सकते। तो जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो ये है कि उस बीमारी को हम जल्दी पकड़ें और उसका इलाज जल्दी शुरू करें, ताकि वो जिस स्टेज में है, जहाँ पे वो जितना कमी कर चुकी है, वहीं पे रुक जाए। मैम, अगर बात चश्मे की जाए तो इंसान की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा चश्मा बन चुका है, तो किस तरीके के चश्मों का प्रयोग होना चाहिए, कौन से लेंस यूज़ करने चाहिए? अक्सर इसको लेकर लोगों के अंदर कन्फ्यूज़न देखा जाता है। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो चश्मा हटाना चाहते हैं कि अलग अलग कारणों से, तो उसके लिए क्या? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि किस तरह का लेंस लगवाना है चश्मे में, कौन सा लेंस अच्छा है, बच्चों में कौन सा लगवाना है। तो पहले तो ये है कि अगर किसी बच्चे को चश्मे का नंबर है तो चश्मा पहनाना है, ये बात समझना होगा, है ना। बहुत कॉमन सोच है कि चश्मा लगाने से और आँख ख़राब होती जाएगी और नंबर आता जाएगा। गलत। अगर किसी बच्चे को नंबर है और आपने नहीं लगाया तो उसकी रोशनी हो सकता है कम हो जाए, जो बड़े होकर आप बढ़ा नहीं सकते। इसलिए अगर किसी बच्चे को नंबर है उसको ज़रूर चश्मा दें और उसको पहनना है। बच्चा नहीं लगाएगा चश्मा, ऐसा नहीं होता है। अगर किसी बच्चे को चश्मा लगाने से साफ दिख रहा है तो वो ज़रूर चश्मा लगाएगा, तो चश्मा दें। अब किस तरह का चश्मा दें? तो बच्चों में क्या है, भाई गिर सकते हैं, खेलते हैं, चोट लग सकती है, तो मैं प्लास्टिक फ्रेम और बहुत स्टाइलिश वाले वो रिमलेस और वो सब नहीं एडवाइस करती मैं। वो प्लास्टिक फ्रेम वाले सेफ़ रहते हैं। कांच का लगाएं या फाइबर का लगाएं, फाइबर ग्लासेस ही सेफ़ रहते हैं बच्चों में। भाई कांच का टूटा तो आँख में गया, तो ग्लासेस अब हम एडवाइस नहीं करते, इवन दो स्क्रैचेस बहुत आते हैं फाइबर के लेंसेज में, लेकिन फिर भी जो सेफ्टी प्रोफाइल है वो फाइबर के लेंसेज का ज़्यादा है। तो सेफ्टी देखते हुए हम फाइबर लेंसेज ही एडवाइस करते हैं। बड़ों की चॉइस है, जो ग्लास के लेंसेज होते हैं भारी होते हैं भाई, तो वो दाग वाग करते हैं, तो वो आपकी चॉइस है। अगर आपको लगता है कि भाई हमको स्क्रैचेस नहीं चाहिए तो आप ग्लास का बनवाइए, उसकी देखभाल कर सकते हैं, करिए। नहीं तो गिरा तो ग्लासेस टूटते हैं जो फाइबर में आपके बचे रहते हैं। अब आते हैं वैरायटी ऑफ लेंसेज। तो ज़्यादातर जो कम उम्र वाले होते हैं वो तो मोनोफोकल लेंस होते हैं, उनको दूर की प्रॉब्लम रहती है, पास में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। प्लस के नंबर की अलग बात है, पर यूजुअली जैसे एक पावर लगाया है, जैसे आप 40 के ऊपर होने लगते हो आपको आती है पास की देखने की प्रॉब्लम, उसको बोलते हैं प्रेसबायोपिया, है ना। और उसमें आपको एक अलग तरीके का पढ़ने का नंबर आता है। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि हमने ये लगा लिया तो ये नंबर बढ़ेगा नहीं, उम्र जैसे बढ़ रही है तो वो नंबर भी बढ़ता है, उसको चेंज कराना पड़ता है हर 2-3 साल में, और जैसे जैसे जितनी रिक्वायरमेंट हो उतनी उसको चेंज कराते रहिए, ठीक। अब ये इसमें भी 2-3 तरह की वैरायटी होती है। इसमें आते हैं बाईफोकल लेंसेज आपको, और कुछ होते हैं प्रोग्रेसिव लेंसेज। तो प्रोग्रेसिव लेंसेज अच्छे हैं, है ना। अब ये बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, लोगों को लगता है महंगे होते हैं प्रोग्रेसिव लेंसेज, लेकिन उसमें क्या होता है, स्पेशली जो कंप्यूटर में काम कर रहे हो तो उनको वो इंटरमीडिएट विजन जो हम बोलते हैं वो उस लेंस से मिल जाता है ना, जो कि बाईफोकल लेंसेज में नहीं होता है। बाईफोकल मतलब दूर का पावर होगा और रीडिंग पावर होगा 30 से 40 सेंटीमीटर वाला, बीच की रोशनी उसमें नहीं होती है। उसके लिए आपको प्रोग्रेसिव लेंसेज देखना पड़ता है। प्रोग्रेसिव लेंस एक नॉर्मल जैसे ग्लास है, उसमें कोई निशान नहीं होते हैं, तो शुरू में एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है लोगों को, वो अगर आप कर जाते हैं तो अच्छे लेंसेज हैं।
ये तो वही चश्मे की। बहुत से लोग पूछते हैं कि हमको ग्लेयर बहुत होता है, हमको चमक होती है और हम कंप्यूटर के लिए ये लगाएं। तो देखिए, जिसको ग्लासेस है, नंबर है, वो उसमें अपना एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग करा ले, भाई चश्मे के कारण जो चमक आ रही है वो चली जाएगी। जो एंटी ग्लेयर ग्लासेस होते हैं, पोलराइड, वो दूसरे तरह के ग्लासेस होते हैं। आपको जिसको बहुत ज़्यादा नाइट ड्राइविंग में प्रॉब्लम हो रही है तो वो एंटी ग्लेयर ग्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। अनदर कि जिनको मतलब चश्मा लगाना ही नहीं है ना, कॉस्मेटिक रीज़न है, हमको चश्मा लगाना पसंद नहीं है। बहुत से लड़कियां होती हैं जिनको लगता है कि मुझे चश्मा नहीं लगाना है, तो उसकी एक एज लिमिट है। 18 से नीचे तो सोच नहीं सकते, है ना, आपकी लीगल एज नहीं है। 18 के ऊपर होनी चाहिए आपकी एज। और आपका अगर पावर रुका हुआ है, बढ़ नहीं रहा है ना, अगर पावर बढ़ रहा है और हम आपको कोई प्रोसीजर एडवाइस कर दें, आज आपने प्रोसीजर करा के अपना पावर सही कराया, साल भर बाद आपको फिर नंबर आ गया, तो उसका फ़ायदा नहीं। तो अगर पावर आपका बढ़ नहीं रहा है, स्टेबल है, रुका हुआ है अपनी जगह, आपकी उम्र 18 से ऊपर है, तो कुछ जांचें करी जाती हैं जिससे हमें पता लगता है कि आपकी पुतली में हम वो चश्मा हटाने वाले प्रोसीजर कर सकते हैं कि नहीं। अगर वो सही निकलते हैं तो हम एडवाइस कर देते हैं। मैम, एक आखिरी सवाल, आँखों के लिए कोई समस्या ना हो, बीमारियाँ जल्दी ना आए, उसके लिए आँखों की देखभाल कैसे की जा सकती है? ऐसी कौन सी चीज़ें जो दैनिक दिनचर्या में शामिल करके बचाव किया जा सकता है? आँख की सफाई है ना, जैसे मैंने बताया पोल्यूशन है, आप उसको भाई अपनी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसको कम करने में भी बहुत टाइम लगेगा। सो आप अपना वो प्रयास करिए। पर आँख की सफाई, जैसे आप बाहर से घर के अंदर आए तो आँख को आपने अच्छे से साफ़ कर लिया, पीने वाले पानी से धो लिया, है ना। बहुत से हम कुछ ड्रॉप्स दे देते हैं ल्यूब्रिकेंट, जिनको बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे काम करना है या एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो वो आँख की धुलाई कर देते हैं। तो आँख की सफाई रखिए। अगर स्क्रीन गैजेट्स पे काम करना है तो जैसे मैंने पहले बताया कि फ्रीक्वेंट ब्रेक लीजिए। अपना एक टाइम डिसाइड करिए कि हाँ इतनी देर काम करना है तो इतने फ्रीक्वेंट हमको ब्रेक लेने हैं, है ना। एक हेल्दी डाइट लीजिए। बहुत से लोग खाने पीने का पूछ रहे हैं, तो जो बच्चे होते हैं उनमें हम विटामिन ए का रिच डाइट बोलते हैं कि भाई कैरेट खाइए, मतलब गाजर है, जितने येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं पीले, वो सब विटामिन ए रिच होते हैं, तो वो सब खाइए। ड्राइनेस के लिए अलसी के बीज बहुत अच्छे होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको सूखापन कम करने में मदद करता है, तो वो भी ले सकते हैं। तो ये कुछ हेल्दी डाइट्स हैं। लाइफस्टाइल में चेंज, एक्सरसाइज करिए, है ना। कुछ आँख की भी एक्सरसाइजेज होती हैं जिनको बहुत देर कंप्यूटर में काम करना होता है, हम उनको पेंसिल पुशअप एक्सरसाइज बताते हैं कि भाई सुबह सो के उठे, जब फ्रेश हो तो आपने एक पेन को हाथ में पकड़ा और उसको पास लेके देखते हुए अपने नाक की सीध में पास लेके आना है और उसको कंसंट्रेट करना है जितनी देर कर पाएँ, है ना। पहले धुंधला होगा, फिर डबल हो जाएगा, उसको फोकस करेंगे तो आपका सिंगल हो जाएगा। ये एक्सरसाइज आप मॉर्निंग में कर सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा फोकसिंग पावर अच्छी हो जाती है। तो ये सारी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, है ना। आँख की सफाई कैसे करनी है, मतलब क्या क्या अच्छी चीज़ें खा सकते हैं, है ना। कैसे स्क्रीन को अगर यूज़ भी करना है तो आप कैसे उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो होते हैं उससे बच सकते हैं, कैसे फ्रीक्वेंट ब्रेक ले सकते हैं, ब्लिंक करना, एसी की किस दिशा में बैठना है, सामने एसी ना आए, एसी की हवा ना आए, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हम ध्यान में रखेंगे तो हम उसका अच्छे से केयर कर सकते हैं आँखों का। उससे भी इम्पॉर्टेंट कि रूटीन चेकअप कराइए, है ना। अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है तो उसको इग्नोर नहीं करिए। स्पेशली अगर आपकी उम्र 60 के ऊपर है तो एक रूटीन चेकअप करा लेने में सही रहता है। चलिए मैम, बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी हमारे साथ शंकर कार्तिक नेत्रालय की डॉक्टर नेहा सक्सेना, जिन्होंने बताया कि ईश्वर की अनमोल देन आँखों की सुरक्षा, आँखों की को किस तरीके से सुरक्षित रखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो आम ज़िंदगी में लोग चश्मा लगाते हैं, चश्मों को लेकर भी किस तरीके से एक नए निर्णय लिए जा सकते हैं, किस तरीके से अपनी आँखों की सुरक्षा की जा सकती है। कैमरामैन आदर्श श्रीवास्तव के साथ विवेक दीक्षित, एबीसी न्यूज़, कानपुर। This show was sponsored by Narayana Medical College and Hospital.